हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। आज मैं आपको सी टेट टॉपिक जो 2019 का पोस्टपोन हो गया था, उसका एग्ज़ाम है अभी 31 जनवरी को। इसी के लिए मैंने ये टॉपिक बनाया है, महिलाएं, जाति एवं सुधार। ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक जो हमारे अतीत भाग सेकंड में तीसरा पार्ट है। ये टॉपिक भी दिया हुआ है, जाति भी महिलाएं जो दिया हुआ है, वो जिसने जिन जिन महिलाओं ने शिक्षा में क्या क्या योगदान दिए उनका, और जातिगत क्या भेदभाव थे वो, और जातिगत और सती प्रथा के विरोध में जो राजा राम मोहन राय, दयाराम सरस्वती और जिन्होंने भी जो योगदान दिया है उसके समाज में, जाति में, रीति में जो कुरीतियाँ थी उनको मिटाने में जो सहयोग दिया, उन सब का डिटेल से वर्णन है। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट है महिलाएं, जाति एवं सुधार। ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्या आपने कभी सोचा था कि 2 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी की कैसी रही होगी? आजकल के मध्यवर्ती परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है, आजकल जाती हैं, और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी, और बड़ी होने पर उनमें बहुत सारी नौकरियां, लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती है। कानून शादी के लिए उसका बालिग होना जरूरी है, और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय में व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। ये आजकल के युग की बात कर रहे हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं, मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। ये रियल में हकीकत है। और 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। लगातार बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से ये जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिम मंडित किया जाता था। और सती शब्द का अर्थ सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो जल्दी ही विधवा हो जाएगी। ये ऐसी रूढ़िगत परंपरागत पहले भावनाएं थी। और ये देखो, ये आप देख सकते हैं चित्र, जो पहले ये औरत को चिता में धकेल दिया जाता था और उसको पति के साथ सती कर दिया जाता था। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्व समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। ये बर्बरता थी, कुरीतियाँ थी, यही समझो आप। ये देख सकते हैं समाज में सिर्फ स्त्रियां और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे थे। ब्राह्मण क्षत्रियों को ऊंची जाति मानते थे। किसको? ये आप यानी मैं जो बोलूँ ना वही आप नोट डाउन करना, बाकी नहीं। क्या है कि जो नोट डाउन करेंगे वही आपके लिए नोट्स होंगे। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ा जातियों का, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था। वैश्य किनको कहा जाता था? वैश्य उनको कहा जाता था जो व्यापार और महाजन जो करते थे। ये देखो आप, ये मैं आपको नोट डाउन करा लूँ पहले। ये जो व्यापारी होते थे और महाजनी, उनको क्या कहा जाता था? वैश्य कहा जाता था। और उन्हीं के स्थान आता था। उसके बाद किसका स्थान आता था? फिर काश्तकार और बुनकर और कुम्हार, इनको क्या कहा जाता है? इनको शूद्र कहा जाता है। ये नोट डाउन करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। इसके आगे आगे चलते हैं हम। और श्रेणीबद्ध निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थी जो गाँवों शहरों में साफ सुथरा रखती थी, ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियाँ और दूषित कार्य मानते थे। ऐसे काम जिनकी वजह से उसकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने स्वर्ण जातियों को इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने, नीची जातियों के आध्यात्मिक वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उनमें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। ये जो पहले होता था, पहले हमको पता ही है कि कुएं पर वो निचली जाति के वो साइड में उनको पानी नहीं दिया जाता था। उनको पहले वो जो पहले आई है ऊंची जाति की औरतें वो पानी भरती थी। उनको कोई मान सम्मान नहीं था, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। वो पहले रूढ़िगत परंपरागत धारणाएं होती थी, जात पात होती थी। आज भी है गाँवों में, लेकिन इतना नहीं है जितना पहले था। आजकल तो सब कानून बन गए हैं। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। अब क्या परिवर्तन हुए ये देखो आप। उन जो मैं बोलूँ वही नोट्स बनाना है। इसके अलावा आपको नोट्स नहीं बनाने। जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको लिखा रही हूँ।
19वीं सदी के शुरुआत में हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को संबंधित बहस मुताबिक इस चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। इसकी अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। पहली बार ही किताबें, पुस्तकें जो छपी थी, ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि इन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। ये पांडुलिपि का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ये पांडुलिपि जो होती है उसे क्या कहते हैं पता है? जो हाथ से लिखी हुई होती थी पहले ताम्र पत्रों पर, जो बुरुज पेड़ की छाल भी होती थी, जो हिमालय में मिलती है। बस ये पांडुलिपि क्या है, जो जिसने अखबारों, समाचार पत्रिकाओं ने स्थान ले लिया, ये पांडुलिपियों का स्थान लिया है इन्होंने। पहले पांडुलिपि वो होती थी जो हाथ से लिखना, बस इतना ही लिखना है आपको, हाथ से लिखी गई ताम्रपत्र, बुरुज पेड़ की छाल थी, छाल के ऊपर, बस यही है। और इसके बाद लिहाजा आम लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, उनमें बहुत सारे भाषाओं लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष, कभी कभी महिलाओं की भी चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय, ये आपको पॉइंट नोट डाउन करना है कि राजा राम मोहन राय, जो जिसका कार्यकाल क्या था, 1772 से 1833 तक था, वे एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में, कहाँ की थी? कलकत्ता में ब्रह्मा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, और जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने कहाँ की थी? कलकत्ता में। इसके अलावा इसमें और कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। और इसके आगे हम देखते हैं अभी राजा राम मोहन राय लोगों ने सुधार इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण और तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाए। बस मैं जो बोलूँ वही पॉइंट नोट डाउन करना आप पॉइंट को, ये उसमें कोई और नहीं है, इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। राजा राम मोहन राय आप देख सकते हैं, ये राजा राम मोहन राय का चित्र बनाया हुआ जो 1833 से 1872 से, ये जो आपने नोट डाउन किया ना अभी, 1772 से 1833, सॉरी, ये देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा प्रसार और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं के जबरदस्त घरेलू वो कामकाजों में बांधते थे, उसके लिए उन्होंने लिखा है। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, हमको तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही नोट्स करने हैं। राजा राम मोहन राय इस बात के लिए काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राम मोहन राय, बस ये आपको पॉइंट है ना, नोट डाउन करना है। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। बस इतना ही आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। इसके लेखन के जरिए सिद्ध करने प्रयास किया प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी हुई है, ऐसा राजा राम मोहन राय कहते हैं कि प्राचीन जो ग्रंथ है, बड़े बड़े महाभारत, रामायण, उनमें विधवाओं को दूसरी शादी न करने की व उसको जलाने की अनुमति कहीं मना नहीं है। ये इसका हम क्लास 7 के अध्ययन में पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट में हम वो भी बताएंगे आपको। और इसके आगे राजा राम और कुछ नहीं। इसके फलस्वरूप ये 1829 में ये राजा राम मोहन राय ने क्या कार्य किया था, ये 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी राजा राम मोहन राय ने, विलियम बेंटिक के सहयोग से। ये पॉइंट नोट डाउन करने के लायक है, आपको यही करना है। सी टेट में इससे बाहर नहीं जाएगा। राजा राम मोहन राय ने अभियान में जो रणनीति अपनाई, उसी के बाद सुधारकों ने अपनाया। अभी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे। अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक और वाक्य ढूंढने का प्रयास करते हैं जो उनकी सोच और समर्थन करते हैं। उसके बाद दलील देते हैं कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपराओं के खिलाफ है। और इसके आगे ये देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा पार्ट है। अभी देखें हम क्या क्या है, और अभी देखते हैं। इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है जो हमारे नोट डाउन करने के लायक है। और ये देख सकते हैं ये विद्यासागर है ना, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना आप कि प्रसिद्ध सुधारक विद्यासागर जो विधवा विवाह के पक्षधर में प्राचीन ग्रंथों में हवाला दिया। इन्होंने भी दिया, कौन? विद्यासागर थे ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया और कहा कि अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव मान लिया। और 1800 ये देख लेना कि विधवा विवाह का कब अधिनियम बनाया। विधवा विवाह 1856 को विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से, और उन्होंने यह पारित करवाया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। ये और कहाँ हुआ था?
ये आप देख सकते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम तेलुगु विधवा विवाह के समर्थन में एक और संगठन किन्होंने बनाया? ये दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी ने बनाया ये कानून था। और उसी तरह मुंबई, ये देखो आप, मुंबई में बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने विधवा विवाह का प्रचार प्रसार को संकल्प लिया। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में ये देख सकते हैं आप, उत्तर भारत, ये उत्तर भारत है। ये आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह के समर्थन में ये भी थे। लेकिन विधवा विवाह 1856 में जो कानून बनाया वो विद्याधर के सहयोग से बनाया था, ईश्वर चंद्र विद्याधर के सहयोग से बनाया था। बस इतना ही आपको याद रखना और ये पॉइंट नोट्स करना है। एक ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि ये दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। और ये परीक्षा में सीटेट में कई बार आया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, 1875 में की। इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये देख सकते हैं कि लड़कियां स्कूल जाने लगी। ये कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और महिला को सुधार, कलकत्ता के विद्यासागर, बम्बई के बहुत सारे सुधारकों ने लड़कियों को स्कूल खोले। किन्होंने खोले थे? कलकत्ता में। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे सुधारकों। कलकत्ता में स्कूल किसने खोले थे? कलकत्ता में तो विद्यासागर ने खोले थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में स्कूल खोले थे। और बम्बई में अन्य सुधारकों ने स्कूल खोले थे। ये आप देख सकते हैं। ये सब स्कूल किसने खोले? बहुत सारे लोग उससे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल आने वाले लड़कों में को घर से निकाल ले जाएंगे लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को पता नहीं भेजते ही नहीं थे। और घरेलू काम काज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उसके विचारों और उसके पिता पति की देख रेख पर घर पर भी पढ़ाया जा रहा था। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल सामाजिक राजनीतिक जीवन पुस्तक में, ये देखो, ये आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। जो मैं बोलूँ वही नोट डाउन करना है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। ये जो पढ़ना लिखना, जिन महिलाओं ने घर में पढ़ना लिखना सीखा ना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राम सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा होगा। राम सुंदरी कौन थी? वो जिसने घर में रहकर पढ़ाई की एक महिला में से थी, जो दिन रात को तारे टिमटा चोरी छिपे सी पढ़ना लिखना सीखा था। किसने? इस ताराबाई छिंदे ने, नहीं, इसने राम सुंदरी देवी ने। ये देख सकते हैं। हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। स्कूल खोले गए। यहाँ भी कोई इतना जरूरी नहीं है नोट डाउन करने के लिए। यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है जो आप नोट डाउन करो। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान, ये आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ने सीखने लगी और घर में ही पढ़ने लिखी शिक्षिकाएं रखी जाती थी। स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली कौन थी? ये आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिला को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये मुमताज़ अली ने कहा था। 19वीं सदी में आखिरकार में उर्दू के उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों से महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहन किया गया कि वे धर्म और घरेलू साज समाज के बारे में पढ़ें। अभी देखते हैं। ये देखो, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी पहले बस, अब क्या महिला खुद लिखने लगी। ये देख सकते हैं आप, ये महिलाएं बैठी हैं और पढ़ रही है खुद अपने आप ही महिलाओं के बारे में। 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। प्राथमिक स्कूल किसने खोला? ये आप नोट डाउन कर लेना कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। बेगम रुकैया, उन्होंने भी खोला और थे। उन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया ने कहाँ खोले थे? इस दौर प्रभावशाली महिला थी। और बेगम रुकैया ने देखो कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और ये आप देख सकते हैं, ये बेगम रुकैया शेखावत हुसैन जो प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और रूढ़िवादी विचारों की। ये आप आगे एक मिनट, हाँ,
जो 20वीं सदी की शुरुआत में जिन महिलाओं ने खोली थी, वो भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, भोपाल की बेगमों ने। और उसी तरह रुकैया सखावत हुसैन ने इस दौर पे महिलाओं के लिए कलकत्ता और पटना में, मुस्लिम लड़कियों के लिए कलकत्ता और पटना में तो रुकैया सखावत ने, और भोपाल की बेगमों ने जो अलीगढ़ के लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। ये आप पॉइंट नोट डाउन करना, इसके आगे और कुछ नहीं है। इसके आगे आप देख सकते हैं, आलोचक हैं कि इसका मानना है कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं औरतों को निचले दर्जे में रखा गया। और ये देख सकते हैं 1880 के दौर में, 1880 के दशक आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। उसमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिका बन गई, बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर आलोचक विचार प्रकाशित किए। पूना के घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, ये आप पॉइंट नोट डाउन करना कि ये सी-टेट के पॉइंट है, आप यही समझना, ये सी-टेट के नोट्स हैं। ये कौन थी? पूना में घर पर रहकर पढ़ाई प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना के नाम पर एक किताब का प्रकाशन किया। और ये किताब के क्या पॉइंट नोट हैं आप देख सकते हैं। बड़ी अच्छी किताब इन्होंने लिखी थी। पुरुष और महिलाओं के लिए मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की थी इन्होंने, ताराबाई शिंदे ने, स्त्री पुरुष तुलना में। संस्कृति की महान विद्वान पंडित रमाबाई, ये कौन थी? ये संस्कृत की थी। ये संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों के हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। और ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना के नाम से किताब प्रकाशित की। और ये पूना की थी ताराबाई शिंदे। और पंडित रमाबाई संस्कृत की महान विद्वान का मानना, ये महान विद्वान थी, इन्होंने भी किताब की। और इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ ससुराल वालों के हाथों से अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी चला सके। ये पंडित रमाबाई है जो संस्कृत की विद्वान है, ये देख सकते हैं। और ये स्त्री पुरुष की तुलना में जो किताब लिखी है, ये देख सकते हो। जब औरत का पति मर जाता है तो उसके पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने क्या लिखा है, ये देख सकते हैं आप। यह औरत की जिंदगी क्या क्या इसने लिखा है, आप पढ़ लेना। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है, सिर्फ कहानी है। और इसके आगे अभी हम देखते हैं और क्या है। अब इसके आगे हम देखते हैं, और इसी तरह एक और कानून पारित किया गया जो समाज सुधार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बाल विवाह के विरुद्ध कानून। ये देखो, ये महिला संगठनों के विकास और इस मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई, और लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद है, ये कहाँ हुआ? केंद्रीय विधानसभा में, जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। ये कानून कब बना? ये देखो, ये आप पॉइंट नोट डाउन करना, सी-टेट के एग्जाम की दृष्टि से, रीट की दृष्टि से, जो भी आप केंद्र के लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, केंद्रीय विद्यालय की दृष्टि से विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। अब ये आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों कि इसको आपको ऐसे याद रखना है कि 1829 और 1929 में आप कन्फ्यूज रहते हैं कि 1829 में सती प्रथा विरोध जो राजा राम मोहन राय ने किया था, और ये 1929 से जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है। और 1961 में संविधान संशोधन हुआ था, जो लड़के और लड़की की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और इसके आगे अब देखते हैं, अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में कैसी कड़वी बहसें, ऐसी बहसें नहीं हुई जो सती प्रथा के विरोध में, विधवा विवाह के विरोध में, पुनर्विवाह के विरोध में हुई थी, ऐसी नहीं हुई। संघर्ष नहीं हुए, पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे, जो पहले हुए थे, जो कानून सती प्रथा वगैरह हुए थे ना। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बस यही याद था। ये कानून क्या था कि 18 साल से कम लड़का नहीं होना चाहिए और 16 साल की उम्र से कम लड़की नहीं होनी चाहिए, उनकी शादी नहीं हो सकती। वह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल लड़के की उम्र कर दी गई और 18 साल लड़की की कर दी गई। ये पॉइंट नोट डाउन करने के लिए है। ये देख सकते हैं पहले की जो आप तस्वीर दिखाई है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं 8 साल की दुल्हन। ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको बताएंगे, आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। ये तो आपको देखना ही समझना है बस कि 20% सही है, रियल में होती तो है। अक्षय तृतीया जो वैशाख पूर्णिमा होती है आषाढ़ के दिन, आषाढ़ शुक्ल तृतीया को होती है, वैसे अक्षय तृतीया उस दिन सब होते हैं। ये देखो बाल विवाह, जो बिल्कुल कम उम्र की लड़की की शादी हो रही है। और ये जाति और समाज सुधार, ये इसी पार्ट का हिस्सा है। ये आधा पार्ट अभी कर रही हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा
और मैंने जो बोला है वही पॉइंट नोट करने हैं, बाकी कुछ मत करना। इसके अलावा कहीं से प्रश्न आता ही नहीं है और ये मेरा भी एनालिसिस है। और नेक्स्ट पार्ट में हम जाति और समाज सुधार करके ये पूरा एक पार्ट पूरा करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।